और आइए अब सीधे चलते हैं वित्त मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। किया उसी नोटिफिकेशन को SGST एक्ट में नोटिफाई कर दिया है। सो वो भी खबर हमारे पास आ गई है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दी प्राइस सिचुएशन एंड सप्लाई सिचुएशन। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग लिया था सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मेंबर्स हैं, जो मेन डिपार्टमेंट है जिनका कंज्यूमर के साथ ताल्लुक है। ऐसे 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज उसमें मेंबर है। तो वो मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी रिव्यू किया डिपार्टमेंट वाइज, और उन्होंने ये सूचना भी दिया कि उन मिनिस्ट्री को, उन डिपार्टमेंट को अपने अपने क्लाइंट ग्रुप का ध्यान रखना है और उस कमोडिटी में या उस ग्रुप में कोई तकलीफ ना हो, वो उनको ध्यान रखना है। उनकी कमोडिटी का प्राइस सिचुएशन भी मॉनिटर करना है, सप्लाई सिचुएशन भी देखना है, और उनकी जो क्लाइंट ग्रुप है उस डिपार्टमेंट की, उनके लिए रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन की सब सुविधा में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो डिपार्टमेंट मॉनिटर करेंगे, हमको बताएंगे। तो उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी खुद भी GST का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और व्यवस्था जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने बनाई है, जिसका प्रारंभ कल से होगा, वो ये है कि देश के पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। एक एक ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे। करीब 175 ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर है, उनको 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी जाएगी। उनके साथ एक लिंक ऑफिसर होंगे, जो हमारे फील्ड में जो CBEC के कुछ ऑफिसर्स है, वो ऑफिसर उनके साथ लिंक ऑफिसर रहेंगे, उस 4-5 डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज। और उन ज्वाइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज को ब्रीफिंग करने की पहली मीटिंग कल विज्ञान भवन में सुबह होगी, और उनको क्या करना है, किस तरह से मॉनिटरिंग करना है, वो पूरी बात उनको बताई जाएगी। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहाँ कुछ ग्राहक से पूछे, वहाँ कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले, और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले कि भाई वहाँ GST को लागू करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे देश के लिए हर 4-5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया जा रहा है कल से। और उनको भी अपना रिपोर्ट देना है कैबिनेट सेक्रेटरी को। जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग कल हुई, उसकी मीटिंग दोबारा हर ट्यूसडे को होगी। हर वीक में एक बार मीटिंग होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद लेंगे उसको। अभी तक जिन्होंने पूरा कंप्लीटेड एप्लीकेशन दिया है वो 2,02,000 के करीब है। आज 2 बजे तक नए रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों ने अपना आधा एप्लीकेशन भर के छोड़ा है, वो बाद में पार्ट ए भर दिया है, पार्ट बी बाकी है। वैसे करीब 1 लाख से और एप्लीकेशन है, बट जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन है उसमें से 39,000 एप्लीकेशन have already been approved, and the remaining are still within that period of 3 working days, because after 3 working days they will be deemed approved unless an objection is raised by some state government. So they'll be deemed approved within a period of 3 working days. So more or less all these applications would get approved eventually. प्राइस बढ़े नहीं और लोगों को सही मायने में पता चले कि भाई किस कमोडिटी में कितना टैक्स कम हुआ है, वो कंज्यूमर को बताने के लिए हमने कुछ मीडिया कैंपेन भी शुरू किए, जो आप देख रहे होंगे। उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट जो आज के अखबारों में है, उसमें पहले क्या था और अब क्या है, वो कंपैरिजन भी हमने कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए किया है, जो कि कंज्यूमर को बड़ा उपयोगी होगा। और हम चाहेंगे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी इसमें हमें सहयोग करे और खुद ब खुद वो कमोडिटी के प्राइस कम करने में हमें मदद रूप बने। एक बात है जो कंज्यूमर को बताने के लिए, दैट इज अबाउट द MRP, द इश्यू ऑफ MRP।
एक चीज हम आपको बता दें कि काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं। जब ये टैक्स की सिस्टम बदलती है तभी ये सब इश्यू याद आते हैं कि ये एमआरपी के अंदर प्राइस जो होता है एमआरपी का, उसके अंदर टैक्सेस आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा कि अब टैक्स रेट बदल गया है तो एमआरपी कैसे बदलेगा, किस तरह से वो एमआरपी दिखाएंगे, ये सब इश्यू है। तो एक तो ये इश्यू है। तो उस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अविनाश श्रीवास्तव है, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। मैं उनको विनती करूंगा कि वो एमआरपी का पूरा इश्यू को समझाए, और उसमें जब भी कोई टैक्स का चेंजेस आता है तो कुछ समय के लिए एक सुविधा दी जाती है कि एमआरपी का पैकेट तो वही रहेगा, उसके ऊपर स्टिकर लगाने की, वो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अविनाश। थैंक यू सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में एमआरपी, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कंटेंट, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो रखनी होती हैं। उसी के तहत हमने वेरियस रूल्स बनाए हैं। तो एक उसमें से प्री पैक्ड कमोडिटी रूल्स है, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011। इस रूल के तहत हर प्री पैकेज कमोडिटी में 6 चीजें लिखनी होती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर हो या पैकर हो या इंपोर्टर हो, उस कमोडिटी का कॉमन या जेनरिक नेम क्या है, उसमें चावल है या उसमें तेल है या उसमें क्या है, नेट क्वांटिटी उसकी कितनी है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मेजर, या नंबर्स हों उसमें, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्लिक इंपोर्ट ऑब्लिक पैकिंग है, एक रिटेल सेल प्राइस है जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, और एक है कंज्यूमर केयर डिटेल्स की इस टॉल नंबर पे आप फोन करते हैं तो कंज्यूमर केयर को शिकायत होगा तो उसका जो है जानकारी होगी। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से जो है वो रिटेल प्राइसेस में किंचित संशोधन हो सकता है। कुछ जगह कुछ चीजों में जनरली प्राइस जहां भी चेंज होगा, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो उसके जो है जो व्यवस्था मैं आपके सामने रखता हूँ। जब प्राइस अगर इंक्रीज करता है एमआरपी से, तो उसके लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या पैकर को दो अखबार में विज्ञापन देना होता है कि ये टैक्स की वजह से अब ये रिवाइज एमआरपी होगा, और उसके बाद जो है वो उसको अपने जो रिटेलर्स हैं उनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा। तो 2 एमआरपी उसमें दिखेंगे। ये चीज अभी हमारे जो है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान ने अभी हमको ये स्वीकृति दी है इस चीज की कि ये हम जनरली सारे मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री, सारे ट्रेडर्स इन द, सारे पैकर्स इन द कंट्री, सारे इंपोर्टर्स इन द कंट्री को 3 महीने के लिए डिस्पेंसेशन दे दें, 1 जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक, कि वो जो भी उनके पास पुराने स्टॉक थे, जो स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1 जुलाई था, उसको जो है इस व्यवस्था के तहत अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो अखबार में विज्ञापन देके और स्टिकर लगा के उसको जो है कर सकते हैं रिवाइज एमआरपी में। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। तो ये भी व्यवस्था हमारे उस सर्कुलर में है। एक इसमें तीसरी चीज है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और ये जो आपके पैकर्स वगैरह होते हैं, इनके पास एक्सपेंसिव पैकिंग मटेरियल होता है, बॉटल्स होती हैं आपके, जो है वो प्लास्टिक के केसेस होते हैं, जूट के होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो वो वाले पैकिंग मटेरियल इज क्वाइट कॉस्टली, इन लोगों के पास स्टॉक होता है, तो उस स्टॉक को भी हमने यूज करने की उनको परमिशन दी है, हमारे मंत्री ने परमिशन दी है अप टू 30 सितंबर। और चूंकि उसको प्री वाले स्टॉक जो उनके पास पैकेजिंग मटेरियल है उसमें पुराने रेट्स वगैरह लिखे होंगे, तो उसमें जो है नए रेट्स और नई चीजें लिख के उसको जो है यूज कर सकते हैं। ये व्यवस्था हमने करी है। और कुछ क्वेश्चन जो हमको मिलते हैं उसमें थोड़ा कंज्यूमर को ज्ञान देना जरूरी है। जैसे हम कह रहे हैं कि 20 लाख तक का व्यापारी जो है उसको रजिस्ट्रेशन ना लेना है, ना कोई रेगुलर टैक्स देना है उसको, एक मतलब वो कुछ टैक्स ही नहीं देना है उसको। तो काफी कंज्यूमर हमको पूछते हैं कि 20 लाख वाला अगर कोई है
तो वो हमको बिल कैसे देगा, बिल के अंदर टैक्स कैसे दिखाएगा, टैक्स कैसे सरकार को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी का कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी हमको कैसा बिल देगा और उसका टैक्स, मान लो कंपोजिशन में हम ये कह रहे हैं कि 1% लगेगा, तो क्या हमको बिल के ऊपर वो 1% दिखाएगा और हमसे 1% ही लेगा कि 12% लेगा या 18%, जो भी आइटम का रेट है वो। देखिए, इसमें मैं आपको समझा दूं कि जब हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन वाला या जो टैक्स एग्जेम्प्ट व्यक्ति है, ट्रेडर, वो तो फाइनल माइलस्टोन है, फाइनल इन द चेन। उससे पहले वाले जो स्टेज में टैक्स की इनकम तो सरकार को हो ही जाती है। जब होलसेलर कोई रिटेलर को बेचता है तो वो टैक्स की इनकम सरकार में आ जाती है, होलसेलर ने पूरी भरी होगी। सिर्फ यही है कि जो लास्ट रिटेलर है उसकी वैल्यू एडिशन जो होगी उतनी कैप्चर नहीं होगी टैक्स में, बाकी तो वो टैक्स तो सरकार में आ ही जाता है। इसलिए जो कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर है या तो जो एग्जेम्प्ट डीलर है, रिटेलर, वो चाहे बिल में कुछ भी दे न दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो हमारे पास आ ही जाता है। वो टैक्स नहीं भी दिखाए तो भी ठीक है, उसको तो टोटल प्राइस ही दिखानी है अपनी रिटेल में कि भाई इतनी प्राइस का ये बना। सो उसमें लोग कहते हैं कि हमको कच्चा टिकट दे दिया। वो अगर कंपोजिशन वाला डीलर है तो उसमें डजंट मैटर, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको पूरा का पूरा अपना टैक्स रेट दिखाना है कि जो आपसे चार्ज कर रहा है वो आपको दिखाना है। बट कंपोजिशन वाले डीलर में ये पॉसिबल है कि वो अपने बिल में वो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू दिखाएगा, वो उसमें कोई अलग टैक्स का ब्रेकअप नहीं दिखाना है उसको, क्योंकि उसका पहले वाला जो स्टेज है उसमें हमारे पास टैक्स आ गया होगा होलसेलर तक। वो रजिस्टर्ड डीलर जो होगा लास्ट वाला, उससे हमारा टैक्स आ गया होगा। तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन सो दैट पीपल आर नॉट कंफ्यूज। एंड कुछ लोग अननेसरी इसकी क्वेश्चन नहीं उठाए कि मैं फलानी दुकान में गया, वो छोटा ट्रेडर था, उसने मेरे को बिल कुछ नहीं दिया या तो बिल में कुछ लिखा नहीं। अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो ही मे नॉट बी गिविंग यू एग्जैक्ट टैक्स ब्रेकअप, ही इज नॉट सपोज टू डू इट। उससे पहले वाले स्टेज में टैक्स कैप्चर हो गया है हमारे पास। एक तो ये है। दूसरा, फाइनली एक वन लास्ट पॉइंट इज कि अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वांट टू नो मोर, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनको भी काफ़ी कुछ जानना है नए लॉ के बारे में, नए रूल्स के बारे में, नए फॉर्म्स के बारे में। और उसके अलावा ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो स्टाफ नीचे के लेवल पे है उन सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है जो कि दिल्ली से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत व्यवस्था की है। हमने डिसाइड किया है कि मीडिया के लिए एज वेल एज व्यापारियों के लिए या सबके लिए एक हम क्लास लेंगे। इसको हम बोलते हैं जीएसटी की मास्टर क्लास। वो 6 दिन चलेगी और 6 दिन रोज 1 घंटा चलेगी। डीडी नेशनल पे ये लाइव जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के ऊपर आपको भी छूट है अपना कैमरा लगाने की और उसको लाइव करने की आपको भी छूट है। तो इसकी क्या व्यवस्था होगी, किस दिन में किस टॉपिक के ऊपर होगा, क्या क्लास होगा और कहाँ पर होगा, उसकी डिटेल मैं रिक्वेस्ट करूंगा वनजा साहब को देने के लिए। Just to brief you on what we have planned. So it's going to spread over a 60 period. The first 3 days will be in Hindi, and the next 3 days in English. So we start with Thursday, Friday and Saturday. On Thursday and Friday, that is 6th and 7th of July, it will be between 4:30 and 5:30 on all 3 days. The first day will be covering registration and migration. On the second day, it will cover composition and invoice making. And on day 3, transition provisions and record keeping. On Saturday, we will be having it from 11 to 12 noon. Similarly, for English, it will be on 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday, that is 10th, 11th and 12th of July. And the sessions would be the same in English between 4:30 and 5:30 p.m. It will be a new media center. Yes, at the new media center. It will be a new media center. तो राजस्व सचिव ये बता रहे थे कि किस प्रकार से जीएसटी को लागू करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। उसकी कोशिश है कि किसी को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है ताकि सिस्टम सही से काम करें और इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने आज विशेष रूप से बैठक भी ली जिसमें उन्होंने इस पूरी जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा की और कीमतों पर भी सरकार विशेष नज़र बनाए हुए है और किस प्रकार से लोगों में इसे लेकर जागरूकता
फैलाई जाए, उसके लिए भी लगातार कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे।